हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस में। तो आज की जो क्लास है वो जो आरबीएससी क्लास 10th मैथ के जो एमसीक्यूज़ हैं, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, लगभग 14 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसमें बस ये हो सकता है कि एक दो डिजिट चेंज हो जाएगी, लेकिन टाइप जो होगा क्वेश्चनों का वो यही रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि एक द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे यदि। अब द्विघात जो समीकरण है उसके मूल समान होते हैं यदि उसका विविक्तीकर कहते हैं b² - 4ac, इसका जो मान है वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो समीकरण है जो द्विघात समीकरण है उसके मूल जो है वो समान होंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, tan 45 प्लस cot 45 का मान क्या होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है tan 45 प्लस cot 45 की इसका मान क्या होगा। देखो tan 45 का जो मान है आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल में से लगभग 2 या 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, कंफर्म आएंगे। तो इसलिए वो जो टेबल है त्रिकोणमिति की उसको याद कर लेना। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है, ऐसे cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि माध्यक तथा बहुलक ज्ञात करने के सूत्र लिखो। अब देखो इनमें से कोई भी एक आएगा, मैंने तीनों लिख दी कि माध्यक या बहुलक, ये कंफर्म है कि तीनों में से एक 100% आएगा, मैंने तीनों ही लिख दिए। ठीक है, तो माध्य की बात करते हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। माध्य जो है वो निकालते हैं अपन सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये होगा माध्य का सूत्र। साथ ही बात करें माध्यक की कि माध्य का सूत्र क्या होगा। माध्य को कैपिटल M से लिखते हैं, इसको x बार से लिखते हैं। ठीक है, तो माध्यक बराबर में होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे F और गुणा में H, ये होगा माध्यक का सूत्र। अब बात करते हैं बहुलक की कि बहुलक का सूत्र क्या होगा। बहुलक बराबर में होता है L, लगभग सूत्र यही होगा, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H, ये होगा बहुलक का सूत्र। ठीक है, तो ये 3 सूत्र हैं, इन 3 सूत्रों में से एक सूत्र कंफर्म आएगा, या तो माध्यक पूछ लेगा या माध्यक या बहुलक, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। एपी दे रखी है, एक एपी कि -1 -4 -7 में प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। एपी जो है हमारी -1 -4 और -7, तो इसमें अपने को ए का मान बताना है और डी का मान बताना है। तो ए का मान तो देखकर ही बता दो, ए का मतलब प्रथम पद, ए बराबर में कितना हो गया, -1 हो गया, और डी बराबर में होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर में A2 का मान कितना है -4, फिर माइनस A1 का मान कितना है -1 है। ठीक है, तो -4 माइनस हुए प्लस और यहाँ पर 1, तो -4 प्लस 1 कितना आएगा, -3, तो यहाँ से डी का मान कितना आएगा, -3 आएगा। तो ये हुआ आपका चौथा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर थोड़ा बहुत आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से ये 14 या 15 जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा कि 5, -2 की x अक्ष। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, जरूरी नहीं यहाँ पे x अक्ष आए या फिर जरूरी नहीं यहाँ पे 5, 2 आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपसे किसी भी x से दूरी पूछेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक रफली ग्राफ बनाते हैं। ये होगा मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0 होते हैं। अब हमारा जो बिंदु है वो है 5, -2, तो इसको इस पर प्रदर्शित करते हैं। देखो ये होता है x अक्ष, ये -x, ये -y और ये y। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान है 5, अपन सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर है x का मान 5। ठीक है, और y का मान है -2 अपन सपोज करते हैं कि यहाँ पर है -2, तो अपना जो बिंदु है वो ये मिला है अपने को। ठीक है, 5, -2। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि x अक्ष से दूरी, तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा बिंदु है, तो x अक्ष से जो दूरी है वो कितनी होगी, इसकी
2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसकी दूरी पूछता वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से दूरी कितनी होती? ये जो दूरी है ये होती वाई अक्ष से कितनी होती है? 5 होती। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। जब एक्स अक्ष से पूछे तो वाई अक्ष वाला आंसर होगा, लेकिन वो माइनस प्लस देख लेना, दूरी कभी भी माइनस में नहीं होगी। और जब वाई अक्ष से पूछे तो एक्स अक्ष वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो हमसे पूछा था इस बिंदु की कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी। ये हमारा बिंदु 5,-2 है। एक्स अक्ष ये हमारा एक्स अक्ष हुआ, इससे ये जो दूरी है ये कितनी होगी? 2 होगी। और वाई अक्ष से जब पूछे, वाई अक्ष ये है, तो वाई अक्ष से जो दूरी है वो कितनी होगी? 5 होगी। इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, तो ये जो श्रेणी दे रखी 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 का माध्यक क्या होगा? देखो माध्यक अभी मैंने सूत्र लिखवाए थे आपको, वो कब लगाने? जब आपको एक बंटन दे रखी हो जिसमें f और x का मान दे रखा हो, या फिर वर्ग या फिर f का मान दे रखा हो। लेकिन इस तरह की जो सीरीज दे रखी है, देखो 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9, इनका अपने को माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? इनको नंबर से लगाते हैं अपन, ठीक है। पहले सबसे छोटी संख्या 3, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 6, 7, और फिर 8, और फिर 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक तो जब ये संख्याओं जो हैं इनका जो ये विषम संख्या हो, कि ये कुल जो है विषम संख्या दे रखी हो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कितनी संख्या दे रखी है? 7, जो कैसी है? विषम। अगर विषम संख्या है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो इसमें जो बीच की संख्या होगी वो होगा आपका माध्यक। विषम संख्याओं में जो बीच की संख्या होगी 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे कितनी आई बीच की? 6। तो माध्यक कितना होगा? 6। लेकिन सपोज करो ये सम संख्या हो, यहाँ पे 10 और लिखा हो, अब कितनी संख्या हो गई है? अब ये होगी 8 संख्या। तो 8 संख्या हो गई, सम संख्या जो हो गई। अब क्या करना है आपको? वापस वही बीच की 2 लेनी है। अब बीच में कितनी आएंगी? 2 आएंगी। तो 6 + 7 करना है और बटे में 2 करना है। तो इस तरह से अपन माध्यक निकाल लेंगे। 6 और 7 कितने हो गए? 13 बटे में 2, यानी 6.5। तो ये होगा माध्यक, जब इस तरह के क्वेश्चन दे रखे हों। अगर बात करें, देखो इसी में मैं थोड़ा और बता देता हूँ आपको कि सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है 2, 2, 4, 3, 2, 5, 2, ये क्वेश्चन दे रखा है। और आपसे इसमें पूछे बहुलक, कि बहुलक क्या होगा? देखो बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो होगा आपका बहुलक। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, जो 2 है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा? 2 होगा। और माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य निकालते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 2 + 2 + 4 + 3 + 2 + 5 + 2 और बटा राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से निकालते हैं अपन माध्य, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कुछ और बता दिया एक्स्ट्रा, हालांकि पूछे जाते हैं ये। मैंने सिर्फ यहाँ पर माध्यक दिया था, माध्य और बहुलक भी कई बार पूछा हुआ है, तो आप ये कर लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां कि 18 और 12 का एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ किसका? 18,12 का। देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं कि अपने को एक नंबर लेना है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो। एक छोटे से छोटा नंबर जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा हो, ठीक है। तो 18 और 12, तो 36 एक ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जिसमें 18 दूनी 36 और 12 दिया 36, दोनों को भाग जा रहा है। तो एलसीएम तो इसका कितना हो गया? 36। दूसरे तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 18,12 दोनों का गुणनखंड करो, 2 का दिया भाग 9, यहाँ पे 6 आया, फिर 2 का दिया, ये 9 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, फिर 3 का दिया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, जब तक एक नहीं आ जाए तब तक करना है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो इस तरह से निकालते हैं अपन एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की, 18-12 का एचसीएफ क्या होगा? 18-12 का एचसीएफ क्या होगा? तो अब हमें देखनी है वह संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो, वह संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा रहा हो। 18 में देखो 2 का जा रहा है और 12 में भी कितने का जा रहा है? 2 का जा रहा है, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है, साथ ही आप ऐसे भी कर सकते हो 18 यहाँ पर 12 और थोड़ा सा देखते हैं। देखो 2 नाम 18, फिर 3 का दिया, 3 तिया 9, फिर 3 का दिया, 3 एकम 3, तो यहाँ पे देंगे 2 का, 2 छिक्की 12, फिर 2 का 2 तिया 6, फिर 3 का 3 एकम 3। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है। यहाँ पर 2 है,
इसमें भी 2 है तो 2 आ गया, फिर गुणा में इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, तो कितना आ गया 3, 3 दूनी 6। तो इसका जो HCF होगा वो कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, तो ये हो गया LCM और HCF का क्वेश्चन। सिर्फ डिजिट चेंज हो सकती है, बाकी टाइप वही रहेगा, इसलिए ये सब ऐसा जो क्वेश्चन है उनको करके जरूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा हो गया। 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होगा? तो देखो इसमें सर्वसमीका लगनी, जो 3 सर्वसमीकाएं हैं त्रिकोणमिति की, वो आपको कंफर्म पढ़ के जानी है, एक सवाल 100% आएगा उसमें। ठीक है, तो 5 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे 5 और इसकी जगह पूरी की जगह कितना लिखोगे? 1, 5 एकम 5 आंसर हुआ इसका। क्या किया हमने? बस सर्वसमीका लगाई है और कुछ नहीं किया, सर्वसमीका लगाई, इसका मान 1 हो गया, 5 से गुणा किया, 5 एकम 5 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा √3/2 क्या एक परिमेय संख्या है? √3/2 क्या एक परिमेय संख्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, √3/2 परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनका निश्चित मान हो और जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जो √3 तुम्हें दिख रहा है, √3 का जो मान है वो निश्चित नहीं होता है, या फिर ऐसे कह लो कि शांत नहीं होता है, इसका मान लास्ट तक निकलता जाता है, हमें पता नहीं है कि कहाँ तक निकलेगा। तो इसीलिए ऐसी संख्याएं जैसे √2 हो गया, √3, √5, √7, जिनका हमें मान कंफर्म नहीं पता कि इनका मान कंफर्म कितना होगा, ये सभी संख्या कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय होती है। अब इन्हें चाहे P/Q के रूप में लिखा जा सके या फिर नहीं लिखा जा सके। तो √3/2 है वो कैसी संख्या है? अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। जैसे और मैं उदाहरण बताऊं, जैसे ये लिखा हुआ है 2 - √3/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो √3 का मान हमें कंफर्म पता ही नहीं है। जब √3 का मान कंफर्म नहीं पता तो इस पूरे का नहीं पता कि इसका मान कितना होगा, और इस पूरे का नहीं पता तो फिर इस पूरे का ही नहीं पता कि इसका कंफर्म मान कितना होगा। इसलिए ये अंडर की संख्या जिनके साथ जुड़ जाती हैं वो कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। हाँ, जैसे ऐसा लिखा हो √4, √9। अब √4 का मान तो हमें पता है कितना होता है, √9 का मान पता है कितना होता है? 3। तो इनके मान फिक्स होते हैं, इनके मान हमें पता है, ये निश्चित होते हैं। तो ऐसी जो संख्या होंगी वो परिमेय होंगी, लेकिन ऐसी आ जाए √2, √3, √5 ऐसे, तो ये सभी कैसी होंगी? अपरिमेय होंगी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन कि एक थैले में 4 लाल तथा 5 काली बॉल हैं, एक बॉल निकालने पर उसके काली होने की प्रायिकता निकालो। तो जो लाल बॉल हैं थैले में वो 4 हैं और काली जो बॉल है वो कितनी है? 5 है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है पेपर में, मैंने सिर्फ 1 नंबर का लेके लिया है। देखते हैं, तो यहाँ से जो अनुकूल घटना है, अनुकूल घटना, और दूसरी जो होगी कुल घटना, इन दोनों की बात करते हैं अपन। कुल घटना में जितनी बॉलें हैं उनको देखते हैं। 4 और 5 कितनी हो गई? 9। तो कुल घटना कितनी हो गई? 9। अनुकूल घटना कौन सी पूछ रहा है? काली। कौन सी बॉल पूछ रहा है? काली। तो काली बॉल हमारी कितनी है? 5। तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 5। क्योंकि जो एक बॉल निकाली है वो काली जो 5 बॉल है उनमें से ही निकलेगी, कन्फर्म है, कोई सी भी निकल सकती है। तो 5 काली बॉल में से एक बॉल निकलेगी, तो अनुकूल घटना कितनी हो गई? 5। अब बात करें प्रायिकता की। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का जो सूत्र है वो होता है अनुकूल घटना और बटे कुल घटना। अनुकूल कितनी है हमारी? 5 है, और कुल कितनी है? 9। एक दूसरे से कट नहीं रहे, तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। ठीक है, तो 5 बटे में 9 आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्त पर अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखो, एक वृत्त ले लेते हैं हम, और इस वृत्त की जो परिधि है उस पर हम ऐसे छोटे छोटे अनेक बिंदु मानकर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? अनंत। हाँ, अगर ऐसे कहे कि बाह्य बिंदु से कितनी खींची जाएंगी, तो एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु से सिर्फ कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? स्पर्श रेखाएं 2 खींची जा सकती हैं।
ये वृत्त है और ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी? 2। लेकिन एक वृत्त पर कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत खींची जा सकती हैं। साथ ही बात करें कि वृत्त के अंदर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं, तो जीवाओं की जो संख्या है वो भी कितनी होगी? अनंत होगी। ठीक है, जीवा जो है वो भी कितनी खींची जा सकती हैं? अनंत खींची जा सकती हैं। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको। 12वां जो क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:2 है। परिधियों का अनुपात, अपन परिधि जो है कि पहले वृत्त की परिधि और यहाँ पर दूसरे वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इनका जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2 दे रखा है। ठीक है, इसको अपन बाद में लिखते हैं। परिधि 2πr1, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 मान ली और दूसरे वृत्त की 2πr2। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr होता है। इनकी त्रिज्या अलग अलग मान ली अपन ने, क्योंकि परिधि जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या r1, इसकी r2, तो 2π से 2π कट गया, यहाँ बचेगा r1 अनुपात r2। कि परिधियों का जो अनुपात है वही किसका अनुपात होगा? त्रिज्याओं का। अतः r1 अनुपात r2 बराबर में कितना होगा? 3:2 होगा। ध्यान रखना, जो परिधियों का अनुपात है वही किसका होगा? त्रिज्याओं का अनुपात होगा। और इस त्रिज्याओं से अगर अपन वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² r1 और πr² r2। क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहा हूँ मैं, पाई से पाई कट गया। r1 कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, अनुपात r2 कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अनुपात 2 का स्क्वायर 4। अगर त्रिज्याएं दे रखी है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो सीधा उनका क्या करना है? वर्ग करना है, 9:4। और परिधि का अगर निकालना है तो जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वही किसका होगा? परिधियों का होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। यहाँ तक 12 तक अपन ने कर लिए हैं। 13वां क्वेश्चन करते हैं कि 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है, तो इसको बीजगणित रूप में लिखो। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बीजगणित रूप में तुमसे लिखवा लें। पेंसिल कितनी है? 7 और पेन कितने हैं? 5। अपन क्या करते हैं? एक पेन की कीमत या एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत x है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 7x। ऐसी एक पेन की कीमत, एक पेन की कीमत ये मान लेते हैं अपन y, तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 पेन की कीमत ये कितनी हो जाएगी? 5y। कितनी हो जाएगी? 5y। अब अपन को 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य जो है वो 29 दे रखा है, मतलब 7 पेंसिल का कितना है अपना? 7x और 5 पेन का कितना है? 5y। तो 7x + 5y कितने के बराबर हो जाएगा? 29 के। ये होगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का, इसको डिस्कस करते हैं कि एक टेलीफोन के खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है। एक टेलीफोन का खंभा है, ये अपन भूमि मान लेते हैं। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 17 मीटर है। उसकी ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार, ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का। ये तार है जो भूमि से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। ठीक है, तो तार की लंबाई ज्ञात करो, मतलब तुम्हें ये जो लंबाई है ये ज्ञात करनी है, जिसको अपन ने क्या मान लिया? x मान लिया। अब चूंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ABCD में आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ें मेंशन कर रखी है, एक तो लंबाई और दूसरी कर्ण। अब हमें ये ध्यान है कि लाल बटा के अग्रवाल, इस वाली टेबल से ये होगा। यहाँ पर अपने को एक तो लंब पता है और एक कर्ण पता है। लंब और कर्ण किस में आते हैं? साइन में आते हैं। किस में आते हैं? साइन में। तो साइन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना? 45 डिग्री बराबर में लंब कितना है? 17 है, और बटा में कर्ण कितना है? x अपन ने माना हुआ है। ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 17 बटे में x। हम क्या करो? वज्र गुणा x गुणा होगा 1 से, x बराबर में 17 गुणा होगा √2 से। तो ये होगा इसका आंसर। मीटर में है तो मीटर में लिख देना।
तो कैसी लगी आज की वीडियो? जो क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को ध्यान से देखना और स्किप मत करना। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।